अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान किसी भी मुल्क को किया जाने वाला वफूद के अददी एतबार से सबसे बड़ा दौरा होगा, जिसमें $21 बिलियन की तारीखी सरमायाकारी के मुआहदे किए जाएंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वाजे कर चुके हैं कि मुल्क में अगर सरमायाकारी आएगी तो मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा और मुल्क की दौलत बढ़ेगी तो ही कर्ज वापस किए जा सकेंगे। फिर सवाल ये उभरता है, क्या वाकई मुल्क में तरक्की का सुनहरी बाब शुरू होने जा रहा है? फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत में इंतखाबात से पहले भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कशीदा करना चाहती है ताकि पाकिस्तान मुखालिफत का वोट उसे मिल सके। अब पुलवामा के हमले के बाद तहकीकात के बगैर ही पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना भारत किस जानिब जा रहा है और क्या अब पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुअस्सर जवाब देना चाहिए, और अगर जवाब देना है तो किस तरह से देना होगा, क्योंकि भारत का मौक़िफ़ यही है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। तो इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले रुख करेंगे इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इज़हारुल हक साहब, साबिक सेक्रेटरी खारिजा उमूर नजमुद्दीन शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, जबकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी। तो सबसे पहले इरशाद अहमद आरिफ साहब, आपके सामने ये सवाल रखती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पानी सर से गुजर चुका था, पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा था, इसीलिए अब दोस्त ममालिक की जरूरत भी है, अब बहुत बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई अब पाकिस्तान में तरक्की का सुनहरा बाब शुरू हो रहा है? देखिए, सरमायाकारी आ रही है, ये तो फैक्ट है। चाइना भी सरमायाकारी कर रहा है और जो ये सी पैक है ये $65 अरब तक ये मंसूबा जाएगा, और उसके बाद चाइनीज़ कहते हैं आप 100 अरब की बात करें, $200 अरब की बात करें, $500 अरब की बात करें। सऊदी अरब की तरफ से इमदाद भी मिली है, डेफर पेमेंट पे तेल भी मिल रहा है और सरमायाकारी भी हो रही है, जिस तरह आपने कहा कि वो $20 अरब तक जा सकती है। UAE है, मलेशिया है, तुर्की भी शायद इसमें शामिल हो। तो इससे 2-3 चीज़ें तो वाज़ेह होती हैं कि हमारी ख़ारजा पॉलिसी जो है माजी के मुकाबले में ज़्यादा फ़ाल है और ज़्यादा कामयाबी की तरफ गामज़न है। पहले जो नवाज शरीफ साहब के दौर में और ज़रदारी साहब के दौर में एक सर्दमेहरी दोस्त ममालिक की तरफ से नज़र आती थी हमें, और लगता था कि हमारी कोई ख़ारजा पॉलिसी है ही नहीं, एक रिएक्टिव किस्म की ख़ारजा पॉलिसी थी, अब वो प्रो एक्टिव किस्म की ख़ारजा पॉलिसी में तब्दील हो चुकी है और ये हमें साफ़ नज़र आ रहा है। लेकिन इस सरमायाकारी से, इस इमदाद से एक सुनहरी दौर का आगाज़ हो सकता है। ये हमारी अहलियत और सलाहियत पर है। पैसा पहले भी हमारे यहाँ कोई कम नहीं आया, इमदाद की शक्ल में भी आता रहा है और कर्ज़ों की शक्ल में भी हमने बहुत पैसा लिया है, लेकिन वो ज़ाय होता रहा। ऐसे लगता था कि एक ब्लैक होल है जिसमें हम वो फेंकते चले जा रहे हैं और वो नीचे ज़ाय होता जा रहा है पैसा। अगर तो मौजूदा हुकूमत और इसके बाद आने वाली हुकूमत ऐसी पॉलिसियाँ बनाती हैं जो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ हों, जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान में शुरू हो सके, तालीम पर पैसा खर्च हो, सेहत पर पैसा खर्च हो, रोज़गार पर पैसा खर्च हो, नुमाइशी मंसूबों से हमारी निजात मिले, तो हम बिल्कुल सुनहरी दौर की तरफ बढ़ सकते हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, आप अपना कमेंट दीजिएगा कि जैसे कि इरशाद साहब कह रहे हैं कि माजी की निस्बत आपकी हुकूमत की खारजा पॉलिसी जो है वो बेहतर है, इन्हें अवाम दोस्त पॉलिसी बनानी है, तभी फिर सलाहियत इस काबिल हो सकेंगे कि हम मुल्क को संभाला दे सके। आपका क्या टेक है इस पर? ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक चीज़ का इजाफ़ा करना चाहूँगा कि हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो गवर्नेंस का पहलू है उस पर हमने पूरी तरह से फोकस नहीं किया है। और मुझे उम्मीद है कि अभी नए पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहली चीज़ ये करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस को रीबिल्ड करें, और इंस्टीट्यूशंस को रीबिल्ड करने में आपकी सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी जो है उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। मेरा अपना हमेशा ये ख्याल रहा है कि हमारे पास हर सर्विस में कम से कम 30% बंदे ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, जो चाहते हैं कि वो ईमानदारी से काम करें। अब उनको आगे लाके और उनको ये अख्तियार दिया जाए कि उनके साथ जो बंदे हैं उनको लगा के और गवर्नेंस को ठीक किया जाए। क्योंकि हमारे मसले, जब साहब ने कहा कि साहब पैसा तो पहले भी आया है, लेकिन पैसा कहाँ गया
और कैसे लगा, ये इसी पे मुनसर है कि आपकी गवर्नेंस सही हो। मसलन अभी आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं 13 सेंट और 14 सेंट पे, और उसके बाद उसके ट्रांसमिशन के कॉस्ट हैं, तो फिर ये आपके गले पड़ जाता है। इस कीमत पे कोई सनत पूरी तरह से दूसरी दुनिया के साथ compete नहीं कर सकती। तो हमें ये देखना है कि साहब जो नेगोशिएशंस हों उसमें हम पूरी तरह से तैयारी करें, पूरी तरह से तैयारी करके, पूरी तरह से समझ के, और उसके बाद नेगोशिएशन में करना। सरमायाकारी में आपको हमेशा अपने प्रिंसिपल्स ले डाउन करने हैं। ये प्रिंसिपल्स आप ले डाउन करें तो इस सरमायाकारी से बहुत फ़ायदा हो सकता है आपको। सऊदी अरेबिया ने 3 बिलियन के करीब पैसे क्रेडिट दिया है और अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए, और 3 अरब डॉलर आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट किया है। इसी तरह यूएई ने ये किया है और इंशाल्लाह ये फ्लरिश भी करेगी। ठीक है, आपका टेक आ गया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, आप फरमाएगा, जैसे कि बाकी मेहमान भी फरमा रहे हैं कि 30% जो पाकिस्तान में है वो ईमानदार लोग हैं, पहले भी इन्वेस्टमेंट होती रही या आते रहा है पैसा बाहर से, लेकिन नीयत शायद किसी तौर पर ठीक नहीं थी। आपको क्या लगता है खारिजा पॉलिसी इस हुकूमत की तो बेहतर है, क्या नेक नियति का जहां पर कंट्रोल रखना है वो कर पाएंगे? नहीं, शेख साहब ने ये नहीं कहा कि 30% ईमानदार, उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी में कम अज कम 30% लोग जो हैं जो करना चाहते हैं। जी 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 जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के दिन बदल चुके हैं इस वक्त। वो 2 वजह से है। एक तो जो इस मुल्क के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, अवाम, वो जाग चुके हैं और वो अब पूरी डिमांड करने के हक़ में भी हैं और डिमांड कर भी रहे हैं। इसमें मसला ये है कि जो हमारी मनसूबा साजी है वो कितनी अच्छी है। इसमें एक तो है कि लोग कैसे हैं, वो शेख साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमारे पास ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो नेक नियति से काम करना चाहते हैं। अगर आप उनको सर्विस एनवायरनमेंट्स ऐसी दें कि जहाँ पर उनको अपनी नौकरी का ख़तरा ना हो और वो ईमानदारी से अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें, तो आप देखिए कि बहुत सारे लोग सही तरीके से अच्छा काम करने के काबिल भी हैं और ईमानदारी से काम करना भी चाहते हैं। मेरा जो मसला रहा है वो ये है कि हमारी मनसूबाबंदी कैसी है। हम मनसूबे वो बनाते हैं जो इलेक्शन टू इलेक्शन चलते हैं। अभी तक हम 70 साल में ये नहीं फैसला कर सके कि मनसूबा साजी में जो कौम के वफाद में मनसूबे हैं लॉन्ग टर्म, जिनसे फौज या मुल्क को फ़ायदा पहुंच सकता है, उसमें हम सिर्फ एक पार्टी का लेवल लगाने की खातिर उनको हम छोड़ देते हैं और हम वो मनसूबे शुरू कर देते हैं जो शायद हमारे अगले इलेक्शन में हमारे काम आ सकते हैं। हमें इस माइंड सेट से निकलना होगा। हमें बहसियत कौम और बहसियत जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इतनी समझ रखती हैं कि मिल बैठ कर वो एक फ़ैसला कर लें कि जो कौमी सतह के मनसूबे हैं उनको जब एक दफ़ा आपकी नेशनल असम्बली से अप्रूवल मिल जाती है और उसको फिर कोई छेड़े ना और उनको फिर उस तरीके से जारी रखा जाए ताकि मनसूबे पाए तकमील तक पहुँचे और उनके जो असरात हैं वो मुल्क और कौम के जो आवाम है उनके लिए बेहतर साबित हो सके, मुस्तफीद हो सके। इज़हारुल हक साहब, पैसा तो आ रहा है पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है मंसूबा साजी का मसला है और कौम के मफाद में अब फैसले करने होंगे? जी नहीं मदीहा, मसला ये नहीं है, मसला और है जिसकी तरफ मैं अपने दोस्तों की तवज्जो मबजूल कराऊंगा। इसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है फॉरेन अफेयर्स के ताल्लुकात के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। वो तो ठीक है कि खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसने एक अंगड़ाई ली है और वो जो पहले एक हम निस्बतन आइसोलेशन में रह रहे थे तो अब उसमें एक्टिविटी शुरू हुई है। लेकिन जहाँ तक इकानमी की तरक्की का सवाल है, स्टेबल इकानमी का सवाल है, तो मदीहा उसमें कोई दूसरा मुल्क बाहर से आकर सपोर्ट नहीं कर सकता। उसमें बुनियादी किरदार मुल्क ने खुद अदा करना है, मुल्क के अपने सरमायादारों ने अदा करना है। हमारे अपने जो सरमायाकार हैं वो जब वियतनाम से, बांग्लादेश से, मलेशिया से, श्रीलंका से वापस आएंगे और जब हम PIA और स्टील मिल जैसी पैरासाइट से उनसे जब तक जान नहीं छुड़ाएंगे, हमें सऊदी अरब क्या, IMF, चीन, कोई ताकत भी जो है वो आपको बाजू से पकड़कर कोई कितना ऊपर कर सकता है। अल्टीमेटली तो आपको अपने कुव्वत बाजू पे इन्हिसार करना होता है। और एक जुमला मोतरज़ा मैं नजमुद्दीन शेख साहब की खिदमत में अर्ज करूं कि मैं चूंकि सिविल सर्विस में उनके बाद रिटायर हुआ हूं तो ताज़ा खबर उनको मैं ये देना चाहता हूं कि सिविल सर्विस में 30% नहीं, कम अज़ कम 50-60% लोग ऐसे हैं
जो ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, बशर्ते के एक तो नैब का हवा जो है, जो केसेस नहीं होते लेकिन लोगों को धर लेते हैं, और दूसरा फिर ये है कि जो सही काम करे उसको छुट्टी न मिली, जिसने सबक याद किया उसको उसका बाकायदा रिवार्ड दिया जाए। जहां काम करने वाले न करने वाले बराबर हो, इतनी बड़ी रेशियो है कि तो जो लोगों के लिए काम करने के जो रेशियो है वो इतना हाईजैक कर देती है कि मुल्क काम ही नहीं कर पा रहा है। नहीं होगी, कोई इंसेंटिव नहीं होगा। मैं बल्कि शेख साहब से सवाल करूंगा कि ये आपने 30% कम अज़ कम कहा और ये 50% कह रहे हैं। सवाल ये बनता है शेख साहब, ये बताएं कि आप अपने तजर्बे की रोशनी में कि ये जो बाकी आप 70% तो बहुत बड़ी तादाद है, इसका मतलब है कि नाअहल भी हैं, उनमें कामचोर भी हैं, उसमें बददियानत लोग भी हैं, तो क्या 30% लोग या इवन 50% भी अगर जिस तरह इज़हार साहब कह रहे हैं ऐसे लोग हों, तो फिर वो जो लोग हैं वो तो बिल्कुल इस सोसाइटी को इसका मतलब हाईजैक कर चुके हैं, तो उनसे निजात किस तरह मौजूदा हुकूमत पाएगी? क्या कोई बहुत बड़ी तत्हीर होनी चाहिए? क्या कोई तत्हीरी अमल होना चाहिए, लोगों को निकाला जाए जैसा याया खान के दौर में निकाला गया, भुट्टो दौर में निकाला गया, या कोई और रास्ता हो सकता है? आप ज़रा इस हवाले से बताइए, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है। शेख साहब देखिए, मेरी नज़र में भी ये बहुत अहम सवाल है। एक इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, दूसरा जो आइडियलिस्टिक सोल्यूशन है। आइडियलिस्टिक सोल्यूशन तो ये है कि इनको साइडलाइन किया जाए, इनकी जगह और लोगों को लाया जाए। लेकिन प्रैक्टिकल सोल्यूशन मुझे नज़र ये आता है, और आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ये 40-50% से ज़्यादा लोग हैं जो कि ईमानदारी से काम करना चाहते हैं लेकिन उन पे सियासी दबाव की वजह से न कर सके हैं, तो उनको आप ऊंची पोजीशन पे लाएं, लेकिन बाकी से काम करवाएं और बाकी से कहें कि आपने जो माजी में किया सो किया, लेकिन हम अब आगे को देखेंगे। अगर आगे आपने कोई चीज़ की तो आपके लिए वही सज़ाएं होंगी जो कि यानी टांगने वाली सज़ाएं होंगी। अगर आपने कुछ किया है तो आपको टांगा जाएगा। जो आपने नैब की बात की ये एक बहुत अहम नुक्ता है, और मुझे इशरत साहब ने बताया कि अभी इस पे काम हो रहा है कि हमारी नैब जो है उसका कानून बदला जाए कि वो सिर्फ मेगा करप्शन केसेस पे फोकस करें और बाकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस हैं, FIA है, और हर इंस्टीट्यूशन में अपनी एक एंटी करप्शन के लिए ऑडिट की बॉडी है, उनको आप अपना काम करने दें और हर चीज़ में नैब को न लाएं। ये नैब की जो ज़्यादतियाँ हैं उससे लोग अब फाइल पे कुछ लिखने को तैयार नहीं। मैं ईमानदार लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो लिखने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इसको देखा गया तो फिर इंक्वायरी हो रही है। ये चीज़ें इज़हार साहब मुझे अगर इजाज़त दें, असल में हम मौजू से थोड़ा सा हट रहे हैं। में ऐड करना था मैं थोड़ा सा ये समझ रहा हूँ कि हम मौजू से थोड़ा सा हट रहे हैं। हमारा जो मौजू है वली अहद का दौरा और उसके बड़ी इन्वेस्टमेंट मुज़मरात और समरात जो हैं पाकिस्तान के हवाले से, मेरा नुक्ता नज़र ये है। सवाल ले लें जी 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 इरशाद साहब, मतलब मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, कोई भी मुल्क जब सिफारती सतह पर ताल्लुकात बनाता है किसी और मुल्क से तो उसका हिडन एजेंडा भी होता है, कुछ वो सोचकर इन्वेस्टमेंट करता है। अब सऊदीया इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, बरादराना ताल्लुकात है या फिर कोई और एजेंडा भी हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की जो हमारी 70 साल 71 साल की तारीख है, 3 हमारे दोस्त ऐसे हैं, सऊदी अरब है, चीन है, तुर्की है। अच्छा, जिन्होंने, बाकी भी बहुत दोस्त हैं, लेकिन 3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा हर वक्त पाकिस्तान का साथ दिया, सफारती सतह पर, इक़्तिसादी सतह पर, समाजी सतह पर, लेकिन कभी अपना एजेंडा मुसल्लत करने की, डिक्टेट करने की कोशिश नहीं की। ये हमारी तारीख ये है। जो असरात हमने ख़ुद कबूल किए, मिसाल के तौर पर जब हम सीटो और सेंटो का हिस्सा थे तो चीन जो था वो एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मुल्क था, लेकिन इस मुल्क में हमारे कम्युनिज़म और सोशलिज़म के हवाले से एक बहुत बड़ी डिबेट 70s में चलती रही, लेकिन चीन उसका कभी हिस्सा नहीं बना। ना पाकिस्तान के किसी शहरी ने कहा कि जी चीन हमारे यहाँ कम्युनिज़म या सोशलिज़म मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, ना चीन ने कभी कहा कि हमें निशाना बनाया जा रहा है आपकी तरफ से।
सऊदी अरब का भी मामला ये है कि हमने कुछ असरात ज़रूर कबूल किए ज़ियाउल हक़ के दौर में, लेकिन ये कोई सऊदी अरब की ख्वाहिश नहीं थी या उसका इमदाद का हिस्सा नहीं था। हमारे यहाँ जो मजहबी अनासर थे उन्होंने ख़ुद ब खुद वेलकम किया उस चीज़ को। तो इन 3 ममालिक पर तो हम आँखें बंद करके, तुर्की का भी मामला है, आँखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं कि वो किसी एजेंडे के तहत हमें इमदाद नहीं देंगे। और उसका एक सबूत जो है वो आ चुका है कि जब नवाज शरीफ साहब के दौर में हमने उनकी जो रिक्वेस्ट थी सऊदी अरब की रिजेक्ट की, तो रिएक्शन यूएई ने तो दिया उस पर, लेकिन सऊदी अरब ने कोई मनफी रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि इन दोस्तों का कोई हिडन एजेंडा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की फलाह है और पाकिस्तान को वो मजबूत देखना चाहते। इसलिए और एक ही एजेंडा है कि मजबूत पाकिस्तान इन ख़ास तौर पर अरब ममालिक और चीन के लिए की भी ज़रूरत है और इस खित्ते के इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है जी, इज़हार साहब आप क्या ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पहली बात तो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, वो मौजू से हटकर भी है और मौजू में भी है कि जो काम न करने वाले ब्यूरोक्रेट हैं वो अगर प्रॉपर रिवार्ड एंड पनिशमेंट का सिलसिला हो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ तो ये हुआ है नवाज शरीफ साहब के दौर में कि पिंडी के एक कमिश्नर थे जिनके बारे में अखबार में इतला आई कि 64 उनके प्लॉट हैं, तो उसके फौरन बाद उनको एलिवेट कर दिया गया। तो ऐसे सिस्टम में तो कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, अब जो ये कहना इरशाद साहब का बिल्कुल ठीक है कि ये 3 ममालिक हमारे मुखलिस दोस्त हैं, लेकिन शेख साहब बैठे हैं, IR के माहिर हैं। कोई भी ताकत जो है वो अपने मफादात को पसे पुष्ट डालकर आपकी मदद नहीं कर सकती। सऊदी अरब का, तुर्की का, चीन का अगर कोई अपने मफादात हैं हमारी इमदाद के हवाले से, तो वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बैन हो, बिल्कुल जाहिर हो। आप देखें कि सफवियों के जमाने से तुर्की और ईरान की चपकलश है, तो तुर्की अगर हमारी मदद करता है, दोस्त है, तो वो उसके ज़हन में ये जरूर है कि ईरान जो है वो उसका पुराना हरीफ है। इसी तरह सऊदी अरब के अपने मफादात हैं, चीन के अपने मफादात हैं, लेकिन ये अब हमारे पर डिपेंड करता है, हम पर डिपेंड करता है कि हम उनके मफादात को एक तवाज़ुन में रखकर उनकी जो इमदाद है उससे हम फायदा उठाएं और उसे एक तामीरी और कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम उसको आगे लेकर जाएं। जी, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जैसा कि इरशाद साहब ने भी फरमाया और इज़हार साहब भी यही कह रहे हैं कि अब स्ट्रेटेजी हमें सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, एक प्रॉपर प्लानिंग, और अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसे साइड पर किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है शायद इतना आसान नहीं है किसी भी ब्यूरोक्रेट या किसी को भी साइड पर करना है। देखिए, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं या जिस तरीके से हमने तरतीब दिया हुआ है, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा सारा निज़ाम अदल इस वक्त बोसीदा हो चुका हुआ है। इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। आज के ज़माने के जो तकाज़े हैं, जिसमें स्पीड है, जिसमें जल्दी फ़ैसले हैं और जल्दी उन पर अमल दरामद है, वो शायद हमारा निज़ाम अदल अब नहीं करने के काबिल। इसको हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिसमें फिर आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या दूसरे जो सर्विस स्ट्रक्चर्स हैं जिनके, उन सबको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत अहम चीज़ ये है कि हम इनको सियासी मुदाखलत से पाक कर दें। ये कहना आसान है, लेकिन किसी भी हुकूमत के लिए ये मुश्किल है। मैं तो अगले दिन हैरान रह गया जब हमारे हाई कोर्ट के मोहतरम जज ने ये एक रिमार्क पास किया कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर अगर इसको हम, जिसकी मेरे ख्याल शायद ये किसी शहबाज शरीफ साहब का केस था जिसमें शुगर मिल के ऊपर सड़क बनाई थी, अगर नहीं करेंगे तो वो अपने तरक्याती काम नहीं करवाएंगे। शायद फाजिल अदालत ये भूल गई कि इनका काम तरक्याती काम नहीं करवाना है, इनका काम कानून बनाना है। और ये कानून बनाने के बजाय जब सड़कें बनाने पे लग जाते हैं तो फिर ये सारा मसला गड़बड़ होकर रह जाता है। हमें ये सारे ढांचे को ठीक करने की ज़रूरत है। और ये मौजूदा हुकूमत से हम ये तवक्को करते थे, लेकिन अभी तक मौजूदा हुकूमत ने इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं दी कि शायद वो इससे बाहर निकल सके। ज़रूरत इस उम्र की है कि जो जिनका काम है उनको करने दिया जाए, उनको अपने काम के लिए जो इतनी आज़ादी चाहिए वो मिलनी चाहिए, रिसोर्स मिलने चाहिए, और फिर उन पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देखिए, कोई शख्स जानबूझकर बेईमानी उस पर करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ये ज़्यादातर लोग ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। तो उनको अगर आप ईमानदारी से काम करने के मौके फ़ाहम करेंगे, जो वर्किंग एनवायरनमेंट से वैसे देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमें ज़्यादा इसमें तगदौर नहीं करनी पड़ेगी। उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो सियासी बुनियादों पर अपने एफिलिएशन रखते हैं, उनको निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ। हम जब ये बात कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया हमारी मदद कर रहा है और फलाना मदद कर रहा है और हम मदद नहीं कर रहे, देखिए ये क्विड प्रो क्वो है। इसमें सऊदी अरेबिया के मफादात हैं,
और कुछ उसमें से बहुत जायज मफादात हैं। ठीक है, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, आप हमारे जायज मुतालबात भी हैं और एजेंडा भी है सऊदी अरब का, क्या ये एजेंडा है? इसी नुक्ते को हम उठाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इजहार साहब, आप बताएगा, वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी आएगी तो मईशत बेहतर होगी, और फिर मईशत बेहतर होगी तो फिर ही हम इस पोजीशन में आएंगे कि कर्ज को वापस कर सकें। अब कल के रोज इंशाल्लाह बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होने जा रही है, तो फिर पाकिस्तानी अवाम अब ये उम्मीद रखें कि जो मुल्क के हालात है वो बिल्कुल बेहतर होने वाले हैं। देखिए मदीहा, वज़ीर आज़म साहब की जो अप्रोच है उसमें बदकिस्मती से तवाज़ुन नहीं है। वो अब जैसे करप्शन की तरफ और NRO की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है, बाकी जो मईशत के और बाकी जो सियासत के या मुआशरत के पहलू हैं अभी उनकी तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे। देखिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने के एक तो मॉडल वो है मलेशिया का। महातीर ने जापानी कंपनियों को अपने यहाँ चीज़ें मैन्युफैक्चर, आप देखें उस ज़माने में हमारे यहाँ ये नहीं कहते थे कि ये टीवी जैपनीज़ है, वो कहते थे मलाइशियन है। तो एक तो वो मॉडल है, या तो वो मॉडल अपनाएं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कोरिया के, जापान के और दूसरे मुल्कों के, उन्हें कहें कि जी हमारे यहाँ आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको हॉलीडे देंगे, ये फैसिलिटीज़ देंगे। ये जो सरमायाकारी इस तरह आ रही है, उसमें देखें कि बहुत से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कैपिटल भी आता है, लेकिन अक्सर औकात बाद में जब ये दौरे खत्म हो जाते हैं तो उनसे टास्क फोर्सेस भी बनती हैं ब्यूरोक्रेट्स की, लेकिन ठोस नतीजे नहीं निकलते। और दूसरा, वज़ीर आज़म साहब को अपने मुल्क के अंदर जो सरमायादार हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया है, उन पर फोकस करना चाहिए। जब तक हम खुद अपने पांव पर खड़े नहीं होंगे, बैरूनी सपोर्ट हमें कहां तक ले जाएगी? लेकिन हमारे अपने सरमायादार बाहर हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट होगी तो इवेंचुअली हमारे इन्वेस्टर्स भी तो उसमें पार्ट लेंगे ना। और जहां तक मुझे मालूम है, इवन इरशाद साहब एक सेकंड, इवन उनके जो एडवाइजर हैं दाऊद साहब, उनकी अपनी फैक्ट्री जो है वो चाइना में है। तो जब तक ये वापस नहीं लाएंगे, दूसरे मुल्क हमारा क्या कर सकते हैं? इजहार साहब, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि हमारा जो सरमायाकार है, सनतकार है, उसकी दो बुरी आदतें जो हैं उन पर काबू पाना भी ज़रूरी है। और वो उस वक्त ही आएंगे जब दूसरों को देखेंगे कि वो अब यहाँ से माल भी कमा रहे हैं, मुनाफा भी कमा रहे हैं और सिक्योर भी हैं। एक तो उनकी नाजायज़ मुनाफाखोरी है, वो चाहते हैं कि एक रात को फैक्ट्री लगे, दूसरे दिन उसके पैसे निकल आएँ, तीसरे दिन वो मुनाफा जो है दुगना हो जाए और दूसरी फैक्ट्री लगना शुरू हो। ये है। और ये हमारे यहाँ जो महंगाई है उसकी वजह सिर्फ बिजली महंगी नहीं है, लेबर फोर्स जितनी सस्ती हमारे यहाँ अवेलेबल है कहीं भी नहीं है। उसके बावजूद एक नाजायज़ मुनाफाखोरी का मसला है। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि वो टैक्स चोर हैं, वो टैक्स देना ही नहीं चाहते, बहाने 100 बनाएंगे वो। तो इसलिए ज़रूरी है कि बैरूनी सरमायाकारी जब आएगी तो फिर इनको एहसास होगा कि जनाब हमारे यहाँ भी इन्वायरमेंट मौजूद है, यहाँ से भी जायज़ मुनाफा कमाया जा सकता है, यहाँ सनत लगाई जा सकती है। और उसकी देखा देखी ये शायद आएँ वरना नहीं आए, वरना ये ढूंढते हैं। देखें ना, इस वक्त जो प्रॉपर्टी में पैसा लगा है वो कोई आपने और मैंने तो नहीं लगाया हुआ ना, वो भी तो यही लगाने वाले लोग हैं। वो इसलिए है कि वहाँ मुनाफा बहुत ज़्यादा है, टैक्स बिल्कुल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह की और चीज़ें भी हैं। इस वक्त हमारा सनतकार ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहा है, ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहा है। सनत इरशाद साहब ने जो फरमाया है, जी इरशाद साहब जो फरमा रहे हैं उसमें बिल्कुल वजन है कि ये उनकी आदतें हैं, टैक्स चोरी। अब मैं यहाँ पर एक और मॉडल पेश करना चाहता हूँ, और वो मॉडल ये है कि जो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे बॉस है, जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर है, नाइके है, जैसे एडिडास है और बहुत से ब्रांड्स हैं, तो ये अपनी चीज़ें बनवा रहे हैं ज़्यादातर इंडिया से, वियतनाम से, श्रीलंका से और बांग्लादेश से। अच्छा, नाजायज़ मुनाफाखोरी का वहाँ नहीं चलता, लेकिन टैक्स उनको ज़रूर देना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब को ये मॉडल भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अपने सरमायाकार हमारे जो हैं, ये बड़े बड़े ब्रांड्स के यहाँ पर
मैन्युफैक्चर करें। अब जहां तक मुझे मालूम है, मैं उसका कंसर्न का नाम नहीं लेता, पाकिस्तान का एक मैन्युफैक्चरर है ब्रांड, उसने पिछले साल आइकिया को 3 अरब रुपए की चीजें बेची हैं। तो इस तरह हमारे अगर अपने जो कारखानादार हैं वो बिल्कुल और उन पर सख्ती करनी चाहिए। स्लोली ग्रेजुअली पाकिस्तान में बिल्कुल जो आप तजावीज रख रहे हैं वो भी पूरी हो सके। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, आप फरमाएगा 8 से 10 MOU साइन होने जा रहे हैं कल के रोज। यकीनी तौर पर बहुत बड़ी जब इन्वेस्टमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आएगी तो पाकिस्तान का जो एक बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट, आपको लगता है कि वो भी उसको भी शेड मिलेगा? देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पहले फैसला करना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या है। क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अगर टेक्सटाइल बेस्ड ही हमने रखनी है तो टेक्सटाइल का बिजनेस दुनिया में टोटल 6% है सारा। 6% में से पाकिस्तान कितना और ले जाएगा? तो ठीक है, उससे हमारी कुछ इंडस्ट्री चलेगी, लेकिन वो इतना बड़ा सेक्टर नहीं है या पाकिस्तान में उतना बड़ा शेयर नहीं ले सकता जिससे हम ये समझें अगले 5 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बदल जाएगी। पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग में आना पड़ेगा जो 60 to 65% है। और दूसरा, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है इस वक्त रोज़ बरोज़ नीचे जा रही है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा ताकि आपकी एक नंबर 1 फूड सिक्योरिटी हो और फिर एग्री बेस्ड इंडस्ट्री जहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है उसको डेवलप किया जाए, और जिससे पाकिस्तान में एक तो रोज़गार के मौके भी बहुत मिलेंगे और ये जो शहरों की तरफ एक एक्सोडस हुआ है और बेहंगम तरीके से हमारे शहर फैलते जा रहे हैं उनको रोकने में भी मदद मिलेगा। हमारी जब ये सरमायाकारी आएगी, और मैं इजहार साहब से एग्री करता हूँ कि हमारे जो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे अपने इन्वेस्टर्स हैं, वो जब तक इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बाहर से लोगों का ये गवर्नमेंट लेवल पे तो आ जाएगी, लेकिन जब आप देखते हैं कि किसी दूसरे मुल्कों को तरक्की करते हुए, चीन की मिसाल आपके सामने है, वहाँ पर फिर ये बड़े बड़े कंसर्न कॉरपोरेशन खुद आई हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और उसका जो प्रॉफिट लेवल था वो उनको बहुत बेहतर मिला। जब वो आएंगे तो एक्चुअली रियल जो प्रोग्रेस है पाकिस्तान की उस वक्त होना शुरू होगी। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट ठीक है, सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट कर ले, इसमें आपके लिए जॉब के मसाइल देखिए। पाकिस्तान की जो आबादी है इस वक्त मेजर आपका जो चंक है वो 60 to 65% जो आबादी है वो आपकी अंडर 30 है। वो लोग, उन लोगों को स्किल नहीं है हमारी कोई भी। हम उन लोगों को ATM मशीनें के तौर पर तैयार कर रहे हैं। अगर MBA का चला, एक बुखार चढ़ा तो हर बंदा MBA करके बैठ गया। अगर आज आप चले जाएं तो इस वक्त मार्केट में मास कम्युनिकेशन में जब ये TV बहुत बड़े हैं तो बेसाता लोग ले करके बैठ गए। एक तो गवर्नमेंट को ये प्रायोरिटी भी सेट करनी पड़ेगी। आपको अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपनी कौमी मंगों के मुताबिक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लोगों के ज़हनी साख्त की ज़रूरत है कि ज़हनी तौर पर लोगों को पाकिस्तानी और पाकिस्तानी स्किल डेवलप बनाया जाए। तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की मांग है। तो हम पाकिस्तान में अगर इस लेवल की तरफ इस तरफ भी आएँ तो वो भी साइड बाय साइड मुल्क के अंदर भी फ़ायदा होगा, मुल्क से बाहर भी हमारे लोग जाएंगे उनको भी फ़ायदा होगा। स्कोप भी बहुत है, काम करना भी बहुत है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जो मनसूबा साजी है जो जिसकी तरफ सब हम तकरीबन इशारा कर चुके हैं, उस तरफ हमारी कमज़ोरी हमें दिखाई देती है कि वाज़ेह मनसूबे, उनके ऊपर अमल दरामद करने का तरीक़ाकार, टाइमलाइंस के साथ, और जो बाकायदा उनका ऑडिट होता है या उनका रिव्यू कहते हैं, इस किस्म का कोई सिस्टम हमने इस मुल्क में तरतीब दिया ही नहीं जिससे पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, पैसा कितना आया, कहाँ गया, क्या उससे हमने किया। जी जी जी, जनरल साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। यहाँ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमने बैरूनी और अंदरूनी जो सरमायाकार हैं उनको आमादा करना है तो हमें अपनी पॉलिसियाँ, ख़ास तौर पर बिजली का हमें और यूटिलिटीज़ का हमें उन्हें ये गारंटी देना पड़ेगी कि एक कंसिस्टेंट हमारी पॉलिसी होगी, हमारी सर्विसेज उनको मुहैया होंगी। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हमें ठीक करना पड़ेगी। और टैक्स की तरफ बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया है इरशाद आरिफ साहब ने, उसमें दोनों तरफ से कमजोरियां हैं। वो टैक्स चोरी करते हैं और कुछ हमारी जो मशीनरी है उसमें हम इसलिए पीछे हैं कि FBI को कोई हुकूमत भी सही तवज्जो नहीं देती। आप देखें कि जितने फंड्स पुलिस के पास हैं, इस्लामाबाद पुलिस के पास, उसका आशय शीर भी FBI के पास नहीं है।
तो जब तक FBR के जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते, उनको ठीक है, प्रॉपर आपका फैसिलिटीज, मतलब है प्रॉपर फंड्स नहीं दिए जाते, तो वो काम नहीं कर पाते। आप कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर सम अप करें। ये तो ऐसे है कि स्टेट बैंक है कि जनाब हमें नोटों की कमी है, कि भाई FBR तो कमाने वाला इदारा है, वो कमाए और ले जितना फंड ले सकता है। अगर वो टैक्स ही वसूल नहीं करेगा तो उसको पैसे कहाँ से मिलेगा, कौन ला के देगा? नहीं, उसको फंड्स तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देने हैं ना, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे देता है। नहीं, उसी से देंगे ना जो वो कमा के देगी। अगर वो दे कुछ नहीं रहा तो लेने के लिए तैयार बैठा है। बिल्कुल ठीक है। क्राउन प्रिंस का फकीदुल मिसाल कल के रोज इस्तकबाल किया, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, इसी पर भी बात करेंगे। और पुलवामा में जो हमला हुआ और भारत ने नया ड्रामा शुरू किया है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। पुलवामा में हमला और भारत ने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया है और भारतीय इंतखाबात से पहले पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी है और बीजेपी की ये इंतखाबी पॉलिसी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साबिक वजीर खारजा सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने। बहुत शुक्रिया सरदार आसिफ अहमद अली साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। आपको क्या लगता है, भारत एक तीर से दो शिकार करना चाहता है? एक तो भारत का एजेंडा यह है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए और फिर भारतीय हुकूमत अब इंतखाबात में जीतना भी चाहती है। देखिए मदिया, इस इंसिडेंट के बारे में हमारे मीडिया में काफ़ी सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई। मैं चंद एक चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। जी जरूर। नंबर एक कि जिस नौजवान को इन्होंने कहा है कि उसने ये हमला किया है, वो 10 सितंबर को वो गिरफ्तार हो गया हुआ था, उसके बाद से ही उनके पास था। अच्छा। अब उन्होंने उसको सामने लेके आए हैं और जिस कॉन्वाई पे टारगेट हुई है, 70-80 गाड़ियाँ थी उसमें, ये उन गाड़ियों पे टारगेट हुआ है जिसमें दलित्स बैठे हुए थे। दूसरी बात ये है, और तीसरी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि बनारस में बाकायदा RSS का ट्रेनिंग कैंप है, जहाँ पर भारत के जो फौजी हैं वो जाकर उनको ट्रेनिंग देते हैं। इनफैक्ट जो उनके स्टेट मिनिस्टर हैं, एक रिटायर्ड चीफ आर्मी स्टाफ पुराने उनके, वो बाकायदा वहाँ पर जाकर उनकी ट्रेनिंग को देखते हैं। और ये पहली दफ़ा है कि भारतीय फ़ौज में RSS को बाकायदा भर्ती किया गया है, इस वजह से कि वो जो एक एजेंडा है मोदी साहब का और एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म का नेशनलिस्ट एजेंडा जो है, उसको पूरा करने के लिए फौज का इस्तेमाल किया जा सके। तो ये वो हकायक हैं जिनको हमें समझना चाहिए। हमें ये भी जानना चाहिए कि मोदी सरकार जब से आई है, भारत के अंदर से किसी किस्म की डायसेंट को कंट्रोल नहीं किया जाता। ठीक है। सरदार आसिफ अहमद अली साहब, साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सरदार आसिफ अहमद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप बताएगा कि पुलवामा हमले से आपको क्या लगता है, भारत एक तीर से दो शिकार करना चाहता है? क्योंकि इस हमले के बाद उनका मीडिया बिल्कुल यही प्रोजेक्शन दे रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए और मोदी भारत को इंसाफ दिलवाए। देखिए, ये मीडिया, हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो तो ऐसे लगता है कि अकल से बिल्कुल और फैक्ट से बिल्कुल हट के बात करना चाहता है और सिर्फ जज्बात के साथ बात करता है। और जज्बात भी वो हैं जो पाकिस्तान से नफरत से भरे हुए हैं। हकीकत ये है जो मुझे समझ आ रही इस बात की, ये जो अटैक हुआ है इसमें किसको फायदा हो सकता है? वो जो कश्मीर के, जो श्रीनगर के जो स्कूलों के और बच्चे हैं, क्या उनको को फायदा होगा जो हर रोज बाहर निकलते हैं और एहतजाज करते हैं? या मुजाहिदीन वहाँ जो लड़ रहे हैं उनको को फायदा होगा? वो भी मैं नहीं समझता, क्योंकि सारी दुनिया उनको कंडेम कर रही है। ना पाकिस्तान को इसको को फायदा हो सकता है। तो इसका फायदा किसको हुआ है? हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस? मैं समझता हूँ कि इसका फायदा नरेंद्र मोदी को है, क्योंकि वो इलेक्शन में उसके हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले इलेक्शन में 4 वो स्टेट्स का वहाँ वो हार गया, तो डिलीवर वो कुछ कर नहीं सका। अब उसने पाकिस्तान का कार्ड खेलना है, न पाकिस्तान की नफरत का कार्ड खेलना है। कि बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई खड़ा होकर मुकाबला कर सकता है तो वो मोदी ही कर सकता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि वो बेनिफिशियरी क्योंकि वो ही है, लिहाजा इसका जो करने वाला भी करवाने
वही है। तो मैं तो क्लियर हूँ अपने माइंड में कि मोदी ने और उसकी इंटेलिजेंस ने करवाया बिल्कुल, ताकि वो इलेक्शन में इसको कैपिटलाइज कर सके, बिल्कुल इंतखाबात जीत सके, इसीलिए ये इतनी घटिया प्लानिंग की गई। इरशाद साहब, एक तो इंतखाबात जीतना मोदी के सर पर सवार है, दूसरा एक जो नई आवाज आ रही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, आलमी दुनिया के सामने ये स्टैंड किया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। देखिए ये बिल्कुल सदा साहब जो कुछ फरमा रहे हो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, हमारी भी यही राय है, लेकिन इससे भी आगे के मकासद हैं और वो ये हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जब मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है तो इस खित्ते में एक अहम प्लेयर के तौर पर सामने आया है। अफ़गानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल जो है तालिबान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त ताल्लुकात बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान शरीक है, बल्कि अगले मुज़ाकरात शायद पाकिस्तान में हों और तालिबान लीडरशिप इस्लामाबाद में आए। वो पहले भी पिछली 18 को भी पाकिस्तान में कुछ लोग आए थे, लेकिन फिर वो कतर शिफ्ट हो गया सारा मामला। अफ़गानिस्तान में जो रोल बन रहा था इंडिया का वो यकसर ख़त्म हो गया और ट्रंप ने ये कह दिया कि आपने लाइब्रेरी बनाने के अलावा वहाँ क्या किया है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा चीन और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। अरब ममालिक में जो उसने थोड़ी सा पेनिट्रेट किया था यूएई में, सऊदी अरब में, वो ख़त्म हो रहा है। तो मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है, इलेक्शन के साथ साथ पाकिस्तान को दोबारा उस मकाम पर ले जाना है जहां वो आज से साल 2 साल 3 साल पहले खड़ा हुआ था कि सारी आलमी बिरादरी जो थी वो इंडिया के साथ एक लिहाज से हो गई थी और पाकिस्तान को मतून किया जा रहा था। और अमेरिका को तो वो दुश्मनी के सतह पर लाया था। यूँ लगता था कि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली में वाक़ है और दिल्ली से जो आवाज़ उठती है वो स्टेट डिपार्टमेंट की और वाइट हाउस की प्रेस रिलीज़ में सामने आती है। तो ये एक बड़ा मकसद है। फिर पाकिस्तान के बारे में सरदार साहब मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, बाकी असहाब भी, कि बाकायदा ये फ़र्ज़ कर लिया गया था कि अब पाकिस्तान तो इस इलाके का प्लेयर है नहीं। मोदी ये कहते थे कि मैं क्यों मुज़ाकरात करूँ इनसे, वहाँ तो कोई हुकूमत है ही नहीं, पता नहीं इसका वजूद कायम रहता भी है नहीं। अब जो माशी हालात भी थोड़े से बदलने शुरू हुए हैं, सफारती सतह पर भी हमें कुछ कामयाबियाँ मिली हैं, पाकिस्तान अपना वजूद मनवाने लगा है, तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि अगर दोबारा पाकिस्तान उस पोजीशन में आ गया जो 85 से पहले इसकी पोजीशन होती थी 60s में 70s में, तो फिर क्या बनेगा। और फिर इंडिया ने एक लिहाज से जो उसको राइट ऑफ किया हुआ था वो क्या होगा। और चीन के हवाले से इंडिया यह समझता है कि पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान जो है वो चीन के मफाद में है और चीन को फिर हम रोक नहीं सकते सियासी सतह पर, सफारती सतह पर, इक़्तिसादी सतह पर, दिफाई सतह पर आगे बढ़ने से। तो ये तमाम मकासद हैं इस दौरे के, इस हमले के, कि इसके ज़रिए पाकिस्तान को एक बार फिर आइसोलेट भी किया जाए, कमज़ोर भी किया जाए और पाकिस्तान जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसका रास्ता रोक दिया जाए। आपको क्या लगता है कि वज़ीर ख़ारजा ने तो क्रिटिसाइज कर दिया, आंसर भी किया, तो क्या पीएम का भी स्टेटमेंट देना बहुत ज़रूरी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि पीएम साहब ने स्टेटमेंट ना देकर एक्चुअली मोदी साहब को बड़ा सही जवाब दिया है। अच्छा, कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं हम उसको इतनी अहमियत नहीं देते। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि लेवल रखा जाए उसका, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि स्मॉल मैन बिग ऑफिस, तो उसकी मद्देनज़र मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब ना देकर ठीक किया, बल्कि हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि वो एक जवाब सही और टिका के जवाब दे। देखिए, भारत के बारे में बदकिस्मती ये है कि हमारे मीडिया में भारत के जो अंदरूनी मामला है उसके बारे में एक तो सोच विचार कम है और जानते लोग कम है। मैं जो आपसे बात कर रहा था, हमें कितने लोगों को मालूम है कि भारत के आइन में आर्टिकल 25A में भारत ने सिखों को, बुद्धों को और जैन्स को भी हिंदू डिक्लेयर कर दिया हुआ है, हालांकि हिंदू नहीं है ये जी। उन्होंने अपनी आबादी को मसनी तौर पर बढ़ाने के लिए इस हद तक काम किया है, लेकिन हमारे यहाँ बात नहीं उठती। हमें ये बात हम करने से घबराते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को, ये सिर्फ नहीं कि मुसलमानों की दुश्मनी है। जैसा मैंने कहा कि ये जो 44 या 45 जो सोल्जर्स मारे गए, इनको उन्होंने भीड़ चढ़ा दिया अपनी जिद के। ये वो दलित थे बेचारे, जो लो कास्ट हिंदूज हैं, उनको कुर्बानी की भीड़ चढ़ाने में इनको किसी किस्म का कोई आर नहीं है। फिर जो बीजेपी का जो आइडियोलॉग है, जो इनको मेन जो फिक्री सिमत डायरेक्ट करता है, उसने बाकायदा ये बयान दिया है और ये क्लिप्स सारी दुनिया में मौजूद है, सुन रहे हैं लोग इसके,
कि इलेक्शन जीतने के लिए आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, इकॉनमी की ज़रूरत नहीं है, आपको इस किस्म के जज्बाती नारे लेके आने हैं जिससे आप इलेक्शन जीत सकें। तो इसमें अगर किसी को कोई शक है, पाकिस्तान के अंदर से जब आवाज़ें उठ रही हैं, जुल्म ये भी है कि हमने अफवाहें छोड़ दी, हम वैसे ही चढ़ दौड़ते हैं। जिस तरीके से बॉम्बे को हमने अपने गले डाल लिया था, बाद में पता चला कि फास्ट फ्लैग है। तो भारत से किसी किस्म की कोई अक्लमंदी की तवक्को करना बिल्कुल अबस है। पाकिस्तान को अपने गार्ड पे रहना चाहिए और पाकिस्तान को जन साहब मुझे इजाज़त दें, टाइम कम है, मैं सरदार साहब से एक सवाल करूं। सरदार साहब ये फरमाइए कि इस वक्त इंडिया के जो भी इरादे हों, जो भी मकासद हों, वो तो सबके सामने हैं। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के दिफाई इदारे इस पोजीशन में हैं कि अगर कोई भारत सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करता है या कोई और अटैक करता है हम पर सफारती सतह पे या दिफाई सतह पे, तो हम बेहतर जवाब देने की पोजीशन में इस वक्त हैं। जी देखिए मोहतरम, ये बड़ा अहम सवाल है जी। और ये जो साउथ ब्लॉक है वहाँ ये पूछा जा रहा होगा कि, और मोदी की हुकूमत भी यकीनन ये पूछ रही होगी उनकी इस्टेब्लिशमेंट से कि किस हद तक पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त वो जा सकती है और ताकि पाकिस्तान किस पॉइंट पे रिटेलिएट करेगा। ये बहुत बड़ा सवालिया है दिल्ली में। मैं दिल्ली 2-4 दफा गया हूँ, नॉट एज फॉरेन मिनिस्टर, बाद में भी गया हूँ। उधर भी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इसका वो तयन करने में नाकाम है और यही वजह है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट एक हद तक उनकी गवर्नमेंट को जाने देगी, उससे आगे नहीं जाने देगी। ये जो पिछली बार इन्होंने कहा कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो पूरा का पूरा उन्होंने एक ड्रामा बना के, धोखे बना के इनको गवर्नमेंट को दे दिए, ये जानते हुए कि अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक होती तो उसका बड़ा सख्त जवाब आता। ये वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एस्केलेशन की जो सीढ़ी है उस पर कितनी तेजी से दोनों मुल्क चढ़ सकते हैं और वो जानते हैं कि पाकिस्तान इसका पूरी तरह जवाब देने की पोजीशन में भी है और जवाब देगा। तो जब तक ये उधर दिल्ली में ये एक डर रहेगा, उनकी इस्टेब्लिशमेंट इतनी आसानी से करने को तैयार नहीं होगी। हुकूमत की जरूर कोशिश होगी कि इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करे। बिल्कुल, भारत की मिसाल बिल्कुल उन बसी है जो सिर्फ गरजेंगे बरसेंगे नहीं। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।